नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप लोगों के लिए शुरू कर रखी है एसएससी जीडी आने वाली भर्ती की जीके की प्रैक्टिस सीरीज और आपकी मैथ की प्रैक्टिस सीरीज, और कल से प्रोवाइड हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज, और फिर धीरे धीरे हिंदी की भी प्रैक्टिस सीरीज। तो चलो शुरू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जीएस और जीके का। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? ऑप्शंस फर्स्ट है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन, किरप्स मिशन। बहुत बढ़िया सा सवाल है। संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई प्यारे विद्यार्थी? तो संविधान सभा पहले थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखो बच्चों, संविधान सभा की अगर मैं बात करूं, संविधान सभा के बारे में अगर मैं बात करूं कब बन करके तैयार हुई थी, तो याद रखोगे 9 दिसंबर 1946। उसके बाद इसकी आखिरी बैठक कब हुई? आखिरी बैठक कब हुई? तो याद रखोगे 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ये डायरेक्ट सवाल है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बच्चों, तो क्या कहोगे? राजेंद्र प्रसाद। तो यहां जो सवाल है संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई, देखो बच्चों, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखोगे 3 फरवरी 1928। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भारत कब आई? तो क्या कहोगे? 1940। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया? तो याद रखोगे बच्चों 1946। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? तो क्या कहोगे? 1942। बहुत ध्यान से। और ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके तहत इंडिया कितने मेंबर आए थे? कैबिनेट मिशन के तहत याद रखेंगे बिल्कुल, कैबिनेट मिशन के तहत 3 कैंडिडेट भारत आए थे। कौन कौन? एक तो याद रखोगे एवी अलेक्जेंडर, सर पैंथिक लॉरेंस, और थर्ड था बच्चों स्टीफर्ड क्रिप्स। इनमें हेड कौन थे? तो क्या कहोगे? सर पैंथिक लॉरेंस। ये क्या थे बच्चों? इस मिशन के हेड। तो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो क्या कहोगे? कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। केवल वो सवाल लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो याद रखोगे कैबिनेट मिशन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थी आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थियों, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ऑप्शंस फर्स्ट सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल,
आयन मंडल। ठीक। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो देखो बच्चों, कुछ और बातें मैं याद रखूंगा। देखो वायुमंडल, एक मिनट मार कर ले लो विद्यार्थियों, तबीयत खराब है। अगर मैं वायुमंडल की बात करूं तो वायुमंडल की कुल परत, तो क्या कहोगे? पांच। पांच परत कौन कौन सी? सबसे पहली निचली परत, यहां से स्टार्टिंग करेंगे, निचली परत, तो याद रखोगे क्षोभ मंडल। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक, वर्षा, आंधी, ये सब इसी में आते हैं। दूसरा क्या कहोगे? समताप मंडल। ये पहली परत है, ये दूसरी परत, समताप मंडल। इसमें क्या होगा बच्चों? हवाई जहाज इसी में उड़ाए जाते हैं। इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखा, हवाई जहाज इसी में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत इसी में पाई जाती है। तीसरा क्या होगा बच्चों? मध्यमंडल, सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। उसके बाद आयन मंडल। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? आयन मंडल। इसमें क्या पाई जाती है? डी लेयर। उपग्रह इसी में संचालित किए जाते हैं, उपग्रह इसी में संचालित किए जाते हैं। कुछ और बात मैं बताऊं आप लोगों को। देखो, जो ओजोन परत है, ओजोन परत मापने की इकाई तो क्या होगी? डाबसन। पहली बात, ओजोन परत क्या काम करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। रक्षा करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखोगे 16 सितंबर। ओजोन परत मापने की इकाई, ओजोन परत मापने की इकाई तो क्या कहोगे? डाबसन। इसे नुकसान पहुंचाने वाली गैस, नुकसान गैस, तो क्या कहोगे? सीएफसी, एचएफसी, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरो कार्बन। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बच्चों अगर वायुमंडल ना होता तो हमारा आकाश का रंग कैसा होता? अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता बच्चों? काला। कैसा होता? काला। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो क्या कहोगे? समताप मंडल में। यहां फिर मैं बताया वायुमंडल की टोटल कितनी परतें हैं? पांच। पांच परत कौन कौन सी? सबसे निचली परत कौन सी बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? क्षोभ मंडल। उसके बाद उससे ऊपर की परत कौन सी? तो क्या कहोगे? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। फिर मैं बताया इनसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो क्या कहेंगे बच्चों? समताप मंडल में। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे विद्यार्थियों, पोंग बांध किस नदी पर पाया जाता है? पोंग बांध किस नदी पर है? ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट व्यास नदी, ऑप्शन सेकंड सिंधु नदी, ऑप्शन थर्ड भागीरथी नदी,
ऑप्शन फोर्थ पेरियार नदी। ये चार ऑप्शंस है। पोंग बांध कौन सी नदी पर है बच्चों? देखो पोंग बांध जो है, ध्यान दियो बिल्कुल। पहले तो मैं बांध के बारे में बात करूं कुछ। आप भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध तो याद रखोगे टिहरी बांध। कौन सी नदी पर पड़ता है बताओ जरा? तो टिहरी बांध कहां पड़ेगा बच्चों? बहुत ध्यान से, तो ये पड़ेगा आप लोगों का उत्तराखंड। कौन सी नदी पर पड़ता है? भागीरथी नदी। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बांध, भाखड़ा नगर बांध। ये कौन सी नदी पर पड़ेगा बच्चों? सतलुज नदी पर। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध, कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सी नदी में पड़ेगा बच्चों? महानदी। ठीक है। तो यहां क्या कहा? पोंग बांध किस नदी पर पड़ता है? तो क्या कहोगे? व्यास नदी। बहुत ध्यान से। और कौन से राज्य में पड़ता है? तो याद रखोगे हिमाचल प्रदेश। यहां सिंधु नदी पर कौन सी? दुलहस्ती परियोजना। ठीक है। भागीरथी पर कौन सा बांध पड़ेगा? तो याद रखोगे बच्चों टिहरी बांध। इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बना रखी है बच्चों। पेरियार नदी पर कौन सा बांध पड़ेगा? इडुक्की बांध। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। तो कौन सी नदी पर पड़ता है? तो क्या कहोगे आप लोग? व्यास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस फर्स्ट सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन फोर्थ डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर। ये सवाल है आपके सामने। तो संविधान सभा, पहले कुछ और बातें याद करें। देखो बच्चों, संविधान सभा की मैं अगर बात करूं तो इसके जो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्या थे? हमारे अस्थायी अध्यक्ष। जिन्हें कब चुना गया? तो याद रखोगे बच्चों 9 दिसंबर 1946। उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद ये हमारे स्थायी अध्यक्ष बने। ये कब बने? 11 दिसंबर 1946। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे बताओ जरा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? पहली कैबिनेट के गृह मंत्री। उसके बाद अमृता कौर कौन थी? तो पहली कैबिनेट की स्वास्थ्य मंत्री।
ठीक है। और अब कौन है स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या कहोगे, मनसुख मंडाविया, वर्तमान में, वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या याद रखोगे, मनसुख मंडाविया। कौन है, मनसुख मंडाविया। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखोगे सच्चिदानंद सिन्हा। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे विद्यार्थियों, चौक पूर्णा कहां का लोक नृत्य है, चौक पूर्णा। क्वेश्चन नंबर 5, चौक पूर्णा कहां का लोक नृत्य है। ऑप्शंस फर्स्ट, बिहार, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र। ठीक है, तो चौक पूर्णा कहाँ का लोक नृत्य है, बताओ जरा बच्चों। तो यहां याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा। ठीक है, देखो बच्चों, चौक पूर्णा कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। नहीं, बिहार नहीं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 एक और लो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूं देखो बिहार की, तो जो पेपर में पूछा जाता है तो कौन सा याद रखोगे, जाट जाटिन, जाट जाटिन। ठीक, ये कहाँ का लोक नृत्य, बिहार। राजस्थान का याद रखोगे कालबेलिया, जो पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों, कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। असम का जो है, एक तो बिहू, और एक क्या याद रखोगे, सतरिया, सतरिया, और एक क्या याद रखोगे, कलिगोपाल, कलिगोपाल। उसके बाद महाराष्ट्र का क्या याद रखोगे बच्चों, तमाशा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या होगा बच्चों, चौक पूर्णा, नौटंकी। ठीक, चौक पूर्णा, नौटंकी होगा बच्चों। ठीक है, ये कहाँ के लोक नृत्य होंगे, तो क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश के। तो और कथक उत्तर भारत का ही है, कथक कहाँ का है, तो क्या कहोगे, उत्तर भारत का। कुछ और नृत्यों की अगर मैं बात करूं बच्चों, साइमा कहाँ का है, गुजरात का, साइमा, साइमा लोक नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। और गुजरात का एक और है बच्चों, कौन सा, गरबा, गरबा डांस भी कहाँ का है, गुजरात का। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद मेहंदी मांडा कहाँ का है, मेहंदी मांडा, तो मेहंदी मांडा कहाँ का कहोगे बच्चों, राजस्थान। मेहंदी मांडा कहाँ का है बच्चों, राजस्थान। और अगर आपसे बात की जाए मेहंदी मांडा कहाँ का है, राजस्थान का। रंगोली कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, रंगोली बच्चों, रंगोली, तमाशा तो है ही है, रंगोली कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों, असम से अल्पना और गोदना, अल्पना और गोदना बिहार का। एक और याद रखो, अल्पना, अल्पना, अल्पना बच्चों, अल्पना, और क्या कहोगे, गोदना। इतनी बातें इस सवाल से आप याद रखोगे। क्या क्या, चौक पूर्णा कहाँ का लोक नृत्य है, तो क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश बच्चों। तो चौक पूर्णा कहाँ का लोक नृत्य है, तो क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश का। फिर मैं बताया बिहार के कौन कौन से, जाट और जाटिन, अल्पना और क्या कहोगे, गोदना। राजस्थान का कौन सा है, कालबेलिया, मेहंदी और मांडा। असम का कौन सा है, बिहू, सतरिया, कलिगोपाल। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये वे सवाल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र का तमाशा, रंगोली। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्या होगा, चौक पूर्णा, नौटंकी, कथक। शाइमा कहाँ का है, गुजरात का। गरबा भी कहाँ का है, गुजरात को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। भारत में क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शंस फर्स्ट,
23 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 25 अप्रैल 1993। ये ऑप्शन है बच्चों आपके पास। तो पंचायती राज अधिनियम के बारे में अगर मैं कुछ और बातें बताऊं, देखो बहुत ध्यान से। ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल, ये बहुत पूछा जाता है। तो क्या कहोगे? आर्टिकल 40। पहली बात, भारत में पंचायती राज अधिनियम कौन सी अनुसूची के तहत जुड़े? पंचायती राज अधिनियम जुड़ा। तो क्या कहोगे? अनुसूची 12, अनुसूची 11, अनुसूची 11। बहुत ध्यान से। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि अनुसूची 11 में कुल विषय, कुल विषय, तो क्या कहोगे बच्चों? 29। इतनी बात भी सवाल से याद रखोगे। तो अनुसूची 11 में टोटल कितने विषय हैं? तो क्या याद रखोगे? 29। तो सवाल था भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो क्या कहोगे? 24 अप्रैल 1993। एक सवाल और है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भारत में, तो क्या कहोगे? 24 अप्रैल। क्या कहोगे? 24 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 24 अप्रैल 1993 में। स्क्रीन शॉट ले, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। देखो अगला सवाल है, उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6, उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से। ऑप्शंस फर्स्ट है इसमें न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पेट्रोलॉजी, उसके बाद पेडोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी, और चलो 6 ऑप्शंस बना लूं। और पोमोलॉजी। चलो इसका सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं बच्चों। देखो उत्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्या कहोगे? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, किसका अध्ययन है? तो क्या कहोगे? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ठीक। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्या कहोगे? तंत्रिका तंत्र का। उसके बाद हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो याद रखोगे बच्चों, उत्कों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? तो याद रखोगे, उत्कों। ये उत्तक क्या होते हैं? छोटी छोटी सेल। उसके बाद पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्या कहोगे आप लोग? चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्या कहोगे? मिट्टी का अध्ययन। इकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्या कहोगे? पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी, स्थितिकी की, पारिस्थितिकी तंत्र का। और अगर मैं पोमोलॉजी की बात करूं तो बच्चों किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। बहुत बढ़िया सवाल। स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर वो सवाल आप सबके लिए लिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र, क्वेश्चन नंबर 7,
संयुक्त राष्ट्र महासभा के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 110, 111, 112 और क्या हो जाएगा 113। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, पहले तो आप लोगों को मैं बताऊं, देखो जो ये संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ, तो यूएनओ का इंग्लिश में मतलब क्या, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, तो कहां पड़ेगा, न्यूयॉर्क। कौन सी नदी के किनारे, हडसन। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, हडसन नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसमें कुल भाग, यूएनओ में कुल भाग, इसके ऊपर तो बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखा मैंने, 06। उसके बाद इसमें कहा जाए दुनिया की लघु संसद, इसके किस भाग को कहा जा, दुनिया की लघु संसद, इसके किस भाग को कहा जाता है, तो क्या कहोगे, महासभा। किस भाग को कहा जाता है, महासभा। और अगर आपसे कहा जाए दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन बच्चों, दुनिया का पुलिसमैन, तो किसे कहेंगे, सुरक्षा परिषद को। किसे कहेंगे, सुरक्षा परिषद को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि इसके वर्तमान में हेड कौन है, वर्तमान में हेड, तो याद रखोगे एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो और क्या कहोगे, गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस। ठीक, वर्तमान में हेड एंटोनियो गुटरेस, गुटरेस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका वर्तमान में कुल देश, वर्तमान में देश, तो क्या कहोगे, 193। और 193वां देश कौन सा था, तो याद रखोगे दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। तो इसमें सवाल था बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे 111। और ये डिटेल आप लोगों को बताई। यूएनओ की पूरी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हेड यानी कि इसका मुख्यालय कहां पड़ता है, न्यूयॉर्क, हडसन नदी के किनारे। भाग 6 है। और दुनिया की लघु संसद इसे किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे महासभा। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे सुरक्षा परिषद को। और वर्तमान में हेड कौन है, एंटोनियो गुटरेस। और वर्तमान में कुल देशों की संख्या कितनी, 193। और 193वां देश कौन सा था, दक्षिणी सूडान। और इसका वर्क क्या है, विश्व में शांति बनाए रखना। इसका अगर वर्क की मैं बात करूं, वर्क, तो क्या कहोगे, विश्व में शांति बनाए रखना। इसका प्रमुख वर्क है। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आप इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे और बहुत ही ज्यादा इस पर अपनी आशा बनाए रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 111। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्या, बहुत ध्यान से, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, को कब अपनाया गया। ऑप्शन फर्स्ट 22 जुलाई 1947। ऑप्शन सेकंड 24 जनवरी 1950। ऑप्शन थर्ड 26 जनवरी 1950। ऑप्शन फोर्थ बच्चों 26 नवंबर 1949।
26 नवंबर 1949। ठीक, ये बात है। देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ, केवल इन्हीं से रिलेटेड बताऊंगा। यहाँ देखो, क्योंकि संविधान के ऊपर तो बिल्कुल बहुत अलग से वीडियो आएगा और बहुत प्यारा सा वीडियो आएगा। तो भारतीय संविधान सभा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो याद रखोगे बच्चों, 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया था? झंडा। ठीक है। 24 जनवरी के बारे में मैं बात करूं तो पहली बात क्या याद रखोगे? राष्ट्रीय गान इसी दिन अपनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत इसी दिन अपनाया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने इसी तिथि को। ठीक, और इसी दिन बच्चों संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। इतनी बातें आप लोग स्थिति से याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं 26 जनवरी 1950 की बात करूं तो संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। ठीक है। और अगर मैं 26 नवंबर 1949 की बात करूं, आंशिक संविधान लागू हुआ। आंशिक संविधान लागू हुआ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो क्या कहोगे बच्चों? तो क्या कहोगे? 24 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया सा सवाल था, बहुत प्यारा सा सवाल था। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद विद्यार्थी आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है आपका इंग्लैंड, भारत, इटली, और फोर्थ क्या कहोगे? जर्मनी। बहुत बढ़िया सवाल है। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, किस देश से हुआ था? इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। और इसके जनक कौन थे? तो याद रखोगे राजा राम मोहन राय। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो याद रखोगे बच्चों बहुत ही ध्यान से, तो किस देश से हुआ था? तो क्या कहोगे आप लोग? इटली देश से। ठीक, चलो। अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, शीशे का प्रथम बार प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, शीशे का प्रथम बार प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? ठीक है, शीशे का प्रथम बार प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? तो याद रखोगे बहुत ध्यान से, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नंबर 2 क्या कहोगे बच्चों? सिंधु सभ्यता। थर्ड क्या याद रखोगे बच्चों? वैदिक सभ्यता। फोर्थ क्या याद रखोगे? चीन की सभ्यता।
थर्ड क्या है, फोर्थ क्या याद रखोगे, चीन की सभ्यता। तो अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों क्या कि शीशे का प्रथम बार प्रयोग कौन सी सभ्यता में हुआ था, तो याद रखोगे, चलो मैं सारों के बारे में बताता हूँ बच्चों। देखो ये जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें शीशे का प्रयोग हुआ था। उसके बाद जो सिंधु सभ्यता है, इसमें किसका प्रयोग हुआ था, तो याद रखोगे बच्चों तांबा और कांस्य का। ठीक है। वैदिक सभ्यता में किसका उपयोग हुआ था बच्चों, लोहे का। ये बहुत डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो शीशे का प्रथम बार प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था, तो क्या याद रखोगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, भारतीय दंड संहिता 302 का संबंध है। भारतीय दंड संहिता 302 का संबंध है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल। तो अगर आपसे कहा जाए तो यहां देखो, अपहरण, लूट से, उसके बाद बलात्कार से, आत्महत्या से, और उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, दहेज प्रथा से। क्या कहोगे, दहेज प्रथा से। चलो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं जो लूट है, लूट भारतीय दंड संहिता 302 का संबंध किससे, तो मैं सारी की सारी बताऊंगा। लूट जो है, लूट लूट से रिलेटेड कौन सी है, तो क्या कहोगे, 390। भारतीय दंड संहिता 390 का संबंध किससे, लूट से। 376 का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, बलात्कार से। आत्महत्या का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, 307 से। ठीक है। आत्महत्या का संबंध किससे कहोगे, 307 से। और दहेज प्रथा का संबंध क्या कहोगे, 304 ख से। तो भारतीय दंड संहिता 302 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, हत्या से। तो हत्या से किसका संबंध है, तो क्या याद रखोगे, 302 का। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, हत्या का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, 302 से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, ठगी का संबंध किससे है, ठगी का देखो ध्यान से, बिल्कुल कुछ और बातें मैं बताऊंगा। ठगी का संबंध, ठगी, क्या याद रखोगे, 310 से। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता 302 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे आप लोग, हत्या से। बहुत बढ़िया सवाल। तो किससे है बच्चों, हत्या से। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 से प्यारे विद्यार्थियों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया। तो सवाल है, प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया। बहुत प्यारा सा सवाल है, प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया। तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थर्ड है बच्चों कार्नबर्ग,
और फोर्थ है बच्चों आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल, फोर्थ है बच्चों मेंडल। फोर्थ क्या है? मेंडल। ठीक। प्राकृतिक वर्णवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो डार्विन जो है ये क्या है? फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्नबर्ग और क्या कहोगे? मेंडल। तो प्राकृतिक वर्णवाद किसे कहोगे? प्राकृतिक वर्णवाद का जनक तो कौन है आपका? डार्विन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कहोगे? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के जनक। कार्नबर्ग क्या कहोगे? डीएनए संश्लेषण। उसके बाद मेंडल क्या कहोगे बच्चों? मेंडल क्या कहोगे? बहुत बढ़िया सा सवाल है। मेंडल क्या कहोगे? तो मेंडल किसके वो थे? तो क्या कहेंगे आप? मेंडल अनुवांशिकी। क्या याद रखोगे? अनुवांशिकी के जनक कौन थे प्यारे विद्यार्थी? मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया? तो याद रखोगे किसने? डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 10 था प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या दिया था? पेनिसिलिन के जनक कहा जाता है। कार्नबर्ग क्या है? डीएनए संश्लेषण दिया था। और मेंडल ने क्या दिया था? अनुवांशिकी। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। टाका किस दो धातुओं का मिश्रण है? टाका, टांका किन दो धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, टाका किन दो धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन फर्स्ट है टीन और जस्ता। टीन और सोना, टीन और लोहा, टीन और सीसा। तो टाका किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो याद रखोगे बच्चों टीन और क्या? सीसा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीन और सीसा। अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए पित्तल किस किस का वो है? पित्तल तो कॉपर और जिंक। पीतल किस किस का है? तो याद रखोगे कॉपर और प्लस के जिंक। किस किस का है? कॉपर और प्लस के क्या कहोगे? जिंक। कांसा, कॉपर और टीन। कॉपर, कॉपर किस किस का है? तो क्या कहोगे? कांसा प्लस के टीन। कॉपर किस किस का है? तो क्या कहोगे? कांसा और क्या कहोगे? टीन। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जर्मन सिल्वर किस किस का है? तो क्या कहोगे? कॉपर, निकिल, जर्मन सिल्वर जिससे बर्तन बनते हैं, जर्मन सिल्वर। तो किस किस का है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। ठीक है। तो यहां देखो ये बहुत बढ़िया सा सवाल था, एसएससी द्वारा कई बार पूछा हुआ सवाल है कि टांका किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो क्या कहोगे? टीन और सीसा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीन और सीसा। फिर मैं बताया पीतल किस किस का है? तो क्या कहोगे? कॉपर और जिंक्स। फिर उसके बताया कि कॉपर किस किस का है? तो क्या कहोगे? कांसा और टीन। और जर्मन सिल्वर किस किस का है बच्चों? तो क्या कहोगे? काजीनी, काजीनी। का मतलब क्या कहोगे? कॉपर, जा का मतलब जिंक और नी का मतलब क्या कहोगे? निकल। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है आप सबके लिए। न्यूमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका गला, ऑप्शन सेकंड है आप सबका अग्नाशय, फेफड़े और यकृत। फेफड़े और फोर्थ क्या कहोगे? यकृत। मैं बहुत डिटेल से आप सबको इसकी डिटेल दूंगा। देखो क्वेश्चन को, नमूनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है बच्चों? तो नमूनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है वो सबको पता है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा आप सबको कि क्या आंख, आंख जो प्रभावित होती है वो किस किस से होती है? तो याद रखोगे ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि ट्रैकोमा का संबंध किससे, तो क्या कहोगे? आंख। ग्लूकोमा का संबंध किससे, तो तब भी क्या कहोगे? आंख। उसके बाद बच्चों मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क किससे प्रभावित होता है? तो क्या याद रखोगे? मेनिनजाइटिस। किससे प्रभावित होता है? मेनिनजाइटिस। अरे उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मस्तिष्क और प्रभावित किससे होता है? मस्तिष्क तो प्रभावित होता है पार्किंसन। डायरेक्ट पूछ लेता है कि पार्किंसन का संबंध किससे, तो क्या कहोगे? मस्तिष्क से। और अगर आपसे कहा जाए कि लीवर, लीवर जो प्रभावित होता है वो किससे होता है बच्चों? पीलिया। किससे प्रभावित होता है? पीलिया। और अगर आपसे कहा जाए तिल्ली, तिल्ली, जिगर तिल्ली जिसे कहा जा, ये किससे प्रभावित होती है? मलेरिया से। बहुत बढ़िया सवाल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि आंत किससे प्रभावित होती है? आंत, तो आंत किस किस से प्रभावित होगी? टाइफाइड, हैजा और पेचिस। टाइफाइड, हैजा और तीसरा क्या होगा? पेचिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखो अगर आपसे कहा जाए आंख प्रभावित किससे होती है, तो यह आंख से संबंधित दो रोग कौन कौन से, तो ये क्या कहोगे? ग्लूकोमा और क्या कहोगे? ट्रैकोमा। मस्तिष्क में से मस्तिष्क और में से क्या कहोगे? मेनिंजाइटिस। पार्किंसन का संबंध किससे है, तो तब भी क्या कहोगे? मस्तिष्क से। और लीवर, लीवर, लीवर किससे प्रभावित होता है, तो क्या कहोगे? पीलिया से। तिल्ली किससे प्रभावित होती है, तो क्या कहोगे? मलेरिया से। और आंत किससे प्रभावित होती है, तो क्या कहोगे? टाइफाइड, हैजा और क्या कहोगे? पेचिस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैट ने भी पूछा था, यूपी पैट ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो सवाल है आप सबका, क्या सवाल था कि बौद्ध धर्म, क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म संगति प्रथम का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है आपका राजगृह, सेकंड है वैशाली, थर्ड क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथा क्या हो जाएगा? कुंडलवन। चौथा क्या हो जाएगा? कुंडलवन। चौथा क्या हो जाएगा? कुंडलवन। चलो अगर मैं बौद्ध के बारे में बताऊं, देखो जो बौद्ध है हमारे, बौद्ध भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में अगर मैं बताऊं, बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में अगर मैं बताऊं, तो देखो अगर इन्हें कहा जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज। और अगर मैं बात कहूं लाइट ऑफ एशिया, पैट में पहले वाला सवाल था लाइट ऑफ एशिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताओ मुझे जरा। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 483। इनका जन्म कब हुआ था बताओ जरा। जन्म नेपाल के लुम्बिनी। पिता शुद्धोधन,
माता महामाया, लालन पालन किया तो क्या कहोगे? महाप्रजापति गौतमी। लालन पालन किसने किया? महाप्रजापति गौतमी। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, क्या कहोगे? यशोदा। और अगर आपसे कहा जाए इनके पुत्र का नाम, देखो पुत्र का नाम क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से इधर साइड चलता हूं, पुत्र का नाम तो क्या कहोगे? राहुल, सारथी, सारथी तो क्या याद रखोगे? चन्ना। दृश्य देखे जब ये अपने सारथी के साथ जा रहे थे तो क्या कहोगे? तीन। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और तीसरा क्या कहोगे बच्चों? शव यात्रा। क्या कहोगे? शव यात्रा। तो बौद्ध धर्म संगति प्रथम का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखोगे, देखो बच्चों बहुत ही प्यारा सा सवाल है, मैं चारों की चारों बताऊंगा आप सबको। देखो यहां आपकी पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी संगति और क्या कहोगे बच्चों? चौथी संगति। वैसे तो बहुत डिटेल दे रखे हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा हूं, उसके लिए एक याद रखोगे। पहली कब हुई थी? 483, दूसरी कब हुई थी? 383, तीसरी कब हुई थी? 255 और चौथी कब हुई थी? प्रथम शताब्दी। ठीक है, यहां देखो स्थान के लिए याद रखोगे RVPK, RVPK मतलब पहली, R का मतलब राजगृह है, V का मतलब वैशाली। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथी कहाँ होती बच्चों? के का मतलब क्या कहोगे? कुंडलवन। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। और उसके बाद अगर मैं शासकों की बात याद रखूं तो शासकों के याद रखोगे तो शासक कौन कौन से थे? पहली में एके, याद रखोगे एके मतलब एके का मतलब अजातशत्रु। के का मतलब क्या कहोगे? कालाशोक, कालाशोक। ए का मतलब क्या कहोगे? अशोक। और के का मतलब क्या याद रखोगे? कनिष्क। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनके अध्यक्ष की बात करूं तो MSMV याद रखोगे। ठीक है, महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्तिस और चौथी के बारे में याद रखो। अगर मैं बात करूं तो चौथी में कौन है तो याद रखोगे वसुमित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सबके लिए, वसुमित्र। ठीक है, एक धर्म ग्रंथ है, कौन कौन सा? सुत्त पिटक। धर्म ग्रंथ की अगर मैं बात करूं, इससे संबंधित क्या है? विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक। और याद रखोगे विनय पिटक, विनय पिटक और प्लस के क्या होगा? सुत्त पिटक। देखो कॉपी में लिखें और बार बार इनका रिवाइज करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इससे रिलेटेड डिटेल है। बौद्ध धर्म संगति प्रथम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजगृह, बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आके चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो ध्यान दो जरा, 14 है। कायलकारों परियोजना का संबंध किससे है? कायलकारों परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका? झारखंड और ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? कर्नाटक।
तो चलो मैं कुछ डिटेल बताता हूँ आप लोगों को बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ तीस्ता तीस्ता परियोजना का संबंध किससे है, तो याद रखोगे सिक्किम। ये एसएससी द्वारा पूछे गए सवाल है। तीस्ता का संबंध किससे है, तो याद रखोगे क्या, सिक्किम। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ओंक्रेश्वर ओंक्रे उसका वर का संबंध किससे है, तो याद रखोगे एमपी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए श्रीशैलम परियोजना का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीशैलम, तो याद रखोगे आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम का संबंध किससे है, तो याद क्या रखोगे, आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे कहा जाए कोयना का संबंध किससे, कोयना परियोजना का संबंध, तो कोयना परियोजना का संबंध किससे है, तो याद रखोगे महाराष्ट्र। किससे है, महाराष्ट्र से। और अगर आपसे कहा जाए टिहरी परियोजना का संबंध, टिहरी परियोजना का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, उत्तराखंड। और अगर आपसे कहा जाए इडुक्की परियोजना का संबंध, इडुक्की, तो इडुक्की परियोजना का संबंध किससे है, तो याद रखोगे केरल। तो देखो यहाँ जो सवाल था, कायल कारो परियोजना का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे आप लोग, झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट। तीस्ता का संबंध किससे है, सिक्किम। और ओंक्रेश्वर का संबंध किससे है, एमपी। श्रीशैलम बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो क्या कहोगे, आंध्र प्रदेश। कोयना का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, महाराष्ट्र। टिहरी का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, उत्तराखंड। और इडुक्की का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, केरल। और स्क्रीनशॉट ले, फिर प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है 7 अप्रैल, सेकंड है 29 अगस्त, थर्ड है 29 जून, फोर्थ है आपका 8 मार्च। ये आपके सामने विकल्प है बच्चों कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं सारे के सारे के बारे में बताऊंगा। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। किसकी याद में बच्चों, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद कहाँ के थे, तो याद रखोगे बच्चों, मेजर ध्यानचंद जो है वो कहाँ के थे, तो क्या कहोगे, इलाहाबाद। और अगर आपसे कहा जाए मेजर ध्यानचंद जो है, इनकी पुस्तक का नाम, तो क्या कहोगे, गोल। उसके बाद अगर 29 जून के बारे में कहूं तो क्या कहोगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इतनी बातें इस सवाल से याद रखोगे। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखोगे 29 जून। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है, मतलब दुखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आयोडीन, सेकंड है बच्चों फ्लोरीन, थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे जरा, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और क्या होगा, ब्रोमीन।
क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है, तो बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थी देखो, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बच्चों, गले का घेंगा रोग। उसके बाद किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है, तो क्या कहोगे, फ्लोरीन की कमी के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। और अगर आपसे कहा जाए लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान कितना होता है, 5.5। तो स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ बच्चों, संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ। तो बहुत बढ़िया सवाल है, संसद भवन बनकर के कब तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1928, 1927, 2019। पुराना संसद भवन के बारे में बात चल रही है बच्चों। और अगर आपसे कहा जाए 1946, 1946, ये 4 सवाल है आप सबके लिए। क्या क्या, कि संसद भवन बनकर के कब तैयार हुआ, तो क्या याद रखोगे, देखो 1928 में क्या आया था बताओ जरा, तो क्या कहोगे, साइमन कमीशन भारत पहुंचा, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है, 1927 में क्या हुआ था, संसद भवन बनकर तैयार हुआ। तैयार हुआ। आकार कैसा था बच्चों, घोड़े के पैर के आकार का आकार, तो क्या कहेंगे, घोड़े के पैर का आकार। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका डिजाइन किसने तैयार करा था, डिजाइन तो याद रखोगे हर्बर्ट ब्रेकर, और दूसरा कौन है, एडविन लुटियंस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कहां स्थित है, तो याद रखोगे दिल्ली। कौन सी पहाड़ी पे है, पहाड़ी, तो क्या कहोगे, रायसीना पहाड़ी। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, रायसीना पहाड़ी। और कौन सी पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला है, तो क्या कहोगे, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी है। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी। 1 मिनट बच्चों, में मार्कर चेंज कर लूं, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी। ठीक, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी। और नवीनतम की अगर मैं बात करूं, नवीनतम की, तो क्या कहोगे, हिमालयन पर्वत श्रृंखला, हिमालयन पर्वत श्रृंखला। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो नया जो संसद भवन था, नया संसद भवन, नया संसद भवन, इसके ऊपर तो मैंने बिल्कुल डिटेल से बना रखे। नया संसद भवन कब तैयार हुआ, तो क्या कहोगे, सन 2019। और इसके यानी कि डिजाइन करता कौन थे, डिजाइन करता, ये सवाल पूछा जा सकता है, डिजाइन करता, तो डिजाइन करता कौन थे, तो याद रखोगे विमल पटेल, विमल पटेल। और 1946 में क्या हुआ था बच्चों, संविधान सभा बनकर तैयार हुई, संविधान सभा बनकर तैयार हुई। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे, तो संसद भवन बनकर के कब तैयार हुआ था, तो क्या कहोगे, 1927। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1927। स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो संसद भवन बनकर के कब तैयार हुआ था, 1927 में। और ये डिटेल है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इन्हें भी लिखे बिल्कुल कॉपी में। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 मिलीबार किसके बराबर होता है। एक मिलीबार किसके बराबर होता है, बताओ बच्चों जरा।
मिलीबार किसके बराबर होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 10 की घात 2 पास्कल, बहुत बढ़िया सवाल। 10 की घात 3 पास्कल, 10 की घात 4 पास्कल, और क्या कहोगे 10 की घात 5 पास्कल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें और अपने नाम के साथ इसका आंसर दें बच्चों। बहुत प्यारा सा सवाल है। तो 1 मिलीबार किसके बराबर होता है? तो 1 मिलीबार किसके बराबर होता है बच्चों? तो क्या कहोगे 10 की घात 2 पास्कल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 पास्कल। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहेगा? पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 पास्कल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की भाषा। दिल्ली सल्तनत की भाषा बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है दिल्ली सल्तनत की, बहुत हलवा सा सवाल है। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है तुर्की, हिंदी, थर्ड है आपका फारसी, और फोर्थ है आपका सिंधी। तो दिल्ली सल्तनत की सबको पता है बच्चों भाषा क्या थी, तो क्या कहोगे आप लोग? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो क्या कहोगे? फारसी। ठीक, राइट आंसर दें बच्चों। अगर आपसे कहा जाए देखो दिल्ली सल्तनत के राजवंश, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो क्या कहोगे? अनंत पाल तोमर। अगर आपसे कहा जाए दिल्ली किसने बसाई थी? तो क्या कहोगे? अनंतपाल तोमर। ठीक, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय राजधानी कब बनी? राष्ट्रीय राजधानी बनी किसके काल में? तो याद रखोगे लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में 1912। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दिल्ली में क्या है? तो क्या कहोगे? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। उसके बाद और क्या है? तो याद रखोगे आप लोग लाल किला। उसके बाद अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद। ये सारी की सारी कहाँ है बच्चों? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत किसके काल में बसाई गई थी? तो क्या कहोगे? अनंतपाल तोमर के काल में। तो दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तो क्या कहोगे आप लोग? फारसी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फारसी। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थी आगे चलेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले। चलो बहुत बढ़िया। निम्न में से किस बंदरगाह को, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों आप सबके लिए, निम्न में से किस बंदरगाह को जवारीय बंदरगाह कहा जाता है? आज का लास्ट सवाल है, निम्न में से किस बंदरगाह को जवारीय बंदरगाह कहा जाता है? निम्न में से किस बंदरगाह को जवारीय बंदरगाह कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से, एन्नोर, कांडला, हल्दिया, और उसके बाद क्या होगा बच्चों? विशाखापत्तनम। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन कौन से? एन्नोर, उसके बाद कौन सा है? कांडला, थर्ड क्या है? हल्दिया, चौथा क्या है बच्चों? विशाखापत्तनम। तो जो एन्नोर है इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। क्या कहोगे? कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। उसके बाद ये क्या कहोगे बच्चों? जवारीय बंदरगाह।
कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसका दूसरा नाम क्या है जो पेपर में कभी पूछ लिया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दयाल उपाध्याय बंदरगाह। हल्दिया कहां पड़ेगा बच्चों? एकमात्र नदी पर बंदरगाह, एकमात्र नदी पर बंदरगाह। ठीक है, अगर मैं बात करूं कौन सी नदी पर है तो क्या कहोगे? कलकत्ता में हल्दिया नदी पर। कलकत्ता में कौन सी नदी पर? हल्दिया नदी पर। और विशाखापत्तनम कहां पड़ेगा बच्चों? आंध्र प्रदेश में। अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। अगर मैं टोटल बंदरगाहों की बात करूं, कुल बंदरगाह इंडिया में कितने, तो क्या कहोगे? 13 कुल बंदरगाह। तो क्या याद रखोगे बच्चों? 13। छोटे बंदरगाह, छोटे, तो छोटे बंदरगाह कितने, तो याद रखोगे 200। कितने बंदरगाह है बच्चों? 200। और अगर आपसे बात करूं सबसे अधिक कौन से राज्य में पड़ते हैं? सबसे अधिक, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कौन से राज्य में पड़ेंगे? सर्वाधिक, तो क्या कहोगे? 3 कहां पड़ेंगे? तमिलनाडु। कहां पड़ेंगे बच्चों? तमिलनाडु। अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, तो क्या याद रखोगे? मुंबई बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त, तो क्या कहोगे? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे व्यस्त कौन सा है, तो क्या कहोगे? मुंबई बंदरगाह। बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, कंप्यूटरीकृत कौन सा है, तो क्या कहोगे? एन्नोर। उसके बाद कांडला सबसे, और हाँ कृत्रिम बंदरगाह बच्चों, कृत्रिम, तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, तो निम्न में से किस बंदरगाह को जवारीय बंदरगाह कहा जाता है, तो क्या कहोगे? कांडला बंदरगाह को। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। ठीक है, बहुत बढ़िया सेशन था प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए। आप सबके लिए प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही प्यारा सा सेशन था। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और ये था एसएससी जीडी का प्यारे विद्यार्थियों प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर प्यारे विद्यार्थियों मेरी मेहनत और ये कंटेंट आप सबको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर ये वीडियो प्यारे विद्यार्थियों आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।